इसका हिंदी का लिटरेचर का पेपर माइनर में है, क्योंकि माइनर क्वेश्चन आपके जो हैं वो हो रहे हैं आपके मल्टी चॉइस। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पीडीएफ के माध्यम से देख लेते हैं। आंसर इसके साथ में आपके दिए हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं आदिकाल एवं मध्यकालीन काव्य की साहित्य का इतिहास। यानी आदिकालीन मध्यकालीन काव्य का साहित्य का इतिहास देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया, या आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था? तो वो कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। नेक्स्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वीरगाथा काल का नामकरण किया। कब किया था? आदिकाल का। यानी वीरगाथा काल को आदिकाल का नाम दिया था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आदिकाल को चारण काल के नाम से किसने अभिहित किया? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने किया है। राहुल सांस्कृतायन आदि का नामकरण कब किया गया है? तो इन्होंने जो आदि का नामकरण किया है वो किया था सिद्ध सामंत काल नाम से दिया है। अगला क्वेश्चन है आपका, बीसलदेव रासो किसकी रचना है? तो बीसलदेव रासो किस काल की है? तो ये आदिकाल की रचना है। ऐसे ही पृथ्वीराज रासो है, ये जैसे इसको रचना किसने की है? तो चंद्रप्रदाय ने की। ये आंसर दिया हुआ आपका। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है आपका, आलाखंड के रचनाकार कौन है? तो जगनिक, यानी आलाखंड जगनिक ने लिखा है। आदिकाल की मुख्य भाषा क्या थी? अपभ्रंश भाषा थी आदिकाल की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इसी से संबंधित है। तो ये हम पेज कर चुके हैं कंप्लीट, बढ़ेंगे आगे अगले पेज की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल का समय कब से कब तक का निर्धारण किया था? तो इन्होंने किया था 1375 से 1700 तक का। ऐसे ही ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, या संत काव्यधारा प्रतिनिधि कवि कौन है? तो इसमें आपके हैं कबीरदास जी। ठीक है। ऐसे अगला क्वेश्चन है, प्रेम मार्गी काव्य परंपरा को किसने, या प्रेम मार्गी या प्रेमाख्याक परंपरा को किस नाम से जाना जाता है? तो सूफी संत नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रेमाश्रयी काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो मलिक मोहम्मद जायसी हैं, इनका नाम जायसी है, पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। राम भक्ति काव्यधारा कवि कौन है? तो तुलसीदास हैं। तुलसीदास ने राम काव्य भक्ति धारा का प्रचार किया। कृष्ण भक्ति काव्यधारा का प्रचार किया था सूरदास जी ने। लेकिन यहाँ पर मीराबाई हैं और आपके नंदास हैं, ये हैं तो कभी इन्हीं के कृष्ण भक्ति शाखा के ही हैं, लेकिन जो प्रतिनिधि कवि हैं वो सूरदास जी हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, और आप वीडियो देखने के बाद आप पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिएगा, और पेपर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिएगा कि आपका पेपर किस दिन के लिए है। भक्ति काव्यधारा के कवियों के प्रमुख रूप से किसने स्वीकार किया है? तो शक्य भाकुर। पैरा पुष्टि मार्ग के सहायक कौन है, संस्थापक कौन है? तो गोकुलनाथ। अगला क्वेश्चन आपका है, अष्टशाप में कितने कवि सम्मिलित थे? तो 8 कवियों को सम्मिलित किया गया था। रीतिकाल के मुख्य प्रवर्तक कवि कौन माने जाते हैं? तो केशवदास। रीतिकाल की समय अवधि कितनी निर्धारित की गई है? तो संवत 1700 लेकर संवत 1900 तक क्या है, रीतिकाल को माना गया है, समय माना गया है रीतिकाल का। रीतिकाल के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि कौन रहे हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो कविवर बिहारी लाल। अगला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक काल रीतिकाल नामकरण का आधार है क्या है? शैली है। रीति मुक्त छंद काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि और घनानंद है। अब बड़े देखते हैं तीसरे नंबर पर, आधुनिक कालीन काव्यधारा काव्य साहित्य का इतिहास। क्योंकि हिंदी काव्य आपका माइनर में है, तो जिसके पास भी वीडियो ना पहुंचाओ सबके पास शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 4-5 बार लोगों को शेयर कीजिएगा, दोस्तों जोड़िएगा, खुद भी जुड़िएगा। तो भारतीय युग की समय सीमा क्या है, या भारतीय युग कब से कब तक माना गया है? तो ये 1850 से लेकर और 1900 तक जो है भारतीय युग को माना गया है। निज भाषा उन्नति है सब भाषा और सब उन्नति को मूल, ये किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है ये, और ये पूछी जा सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कवि कौन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है। द्विवेदी युग का कालखंड कितना है? इनके सन 1600 लेकर सन 1916 तक, यानी 1900 से लेकर 1916 तक जो है आपका द्विवेदी युग माना गया है। अब बात आती है छायावाद प्रवर्तक कवि कौन कौन है? तो यहाँ पर मुकुटधर पांडे जो छायावाद के प्रवर्तक माने गए हैं।
छायावाद की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका जो छायावाद का जो समय माना गया है वो सन 1916 से लेके 1936 तक का माना गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रकृति में जीवन का उद्गीत ही छायावाद है, किसने कहा? तो महादेव वर्मा ने कहा है। ये स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विरोध ही छायावाद है, तो डॉक्टर नरेंद्र का कथन है ये। अगला क्वेश्चन आपका है, आधुनिक हिंदी कविता की किस काव्यधारा के रहस्य में ये व्यक्ति मिलती है? तो छायावाद में मिलती है। प्रकृति का मानवीकरण आधुनिक हिंदी की किस कविता की प्रमुख विशेषता रही है? तो छायावादी जो हिंदी की कविता की विशेषता रही है। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। यहाँ पर इनका नाम निराला दिया हुआ है, पूरा नाम इनका है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन आपका है, प्रगतिवाद जो है आपका कालखंड कितना है इसका? तो सन 1936 से लेकर 1943 तक का माना गया है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि कौन है? अज्ञेय, हीरानंद वात्सल्य अज्ञेय इनका पूरा नाम है। कभी कभी किसी न किसी कवि का पूरा नाम भी पूछ लेगा। प्रयोगवाद का कालखंड कितना माना गया? 1943 से 1953 तक का है। अब तक कुल कितने तार सप्तक की रचना हुई है, प्रकाशित हो चुके हैं? तो 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए हैं। तो प्रथम तार सप्तक का प्रकाशन किसने किया था, संपादक किसने किया था? तो वो किया था अज्ञेय ने, हीराचंद वात्सल्य अज्ञेय ने किया। द्वितीय तार सप्तक प्रकाशित कब हुआ था? सन 1951 में प्रकाशित हुआ है। तृतीय तार सप्तक प्रकाशित हुआ है आपका 1960 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका है 1959 में। ठीक है, 1959 में जो पास हुआ है आपका। अगला क्वेश्चन है, यानी प्रकाशित हुआ है। चतुर्थ तार सप्तक प्रकाशित कब हुआ था? 1979 में, यानी 81 में। तार सप्तक में कितने कवियों की रचनाएं मिलती हैं? तो 7 कवियों की रचनाएं मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, नई कविता के प्रवर्तक कौन से कवि हैं? तो डॉक्टर जगदीश गुप्त। नई कविता का कालखंड कितना माना गया है? सन 1953 से 1960 तक का माना गया है। नई कविता का दर्शन क्या है? तो नई कविता का दर्शन आपका है अद्वित्ववाद। ठीक है, अब बात करते हैं विद्यापति की। तो इसमें विद्यापति क्या कहते हैं, इनकी रचना है। विद्यापति जन्म कहाँ हुआ था? इनका मिथिला में हुआ था। विद्यापति के आश्रयदाता कौन थे? ये कहाँ रहे थे? तो महाराज कीर्ति सिंह क्या है, ये विद्यापति रहे हैं। वही इनका काम हुआ है लिखने का। अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। वीडियो पसंद आए एक लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताइएगा कीजिएगा। पिछले पेपरों का थोड़ा बताइए आप लोग, कैसा पेपर आपके हुए हैं। विद्यापति को अभिनय अज्ञेय की उपाधि किसने दी थी? तो महाराज शिव सिंह ने दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि मैथिल कोकिल के नाम से किस कवि को जाना जाता है? तो विद्यापति के लिए मैथिल कोकिल नाम से भी या कोकिल नाम कवि से भी जाना जाता है। कवि का नाम इस नाम से भी बुलाया जाता है। विद्यापति पदावली किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मैथिली भाषा में लिखी गई है। कीर्तिलता के रचयिता कौन है? तो विद्यापति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं, कीर्ति पताका के रचयिता कौन है? तो इसमें विद्यापति हैं। विद्यापति की काव्य शैली क्या रही है? तो उनकी पद शैली रही है। अब बात करते हैं गोरखनाथ। तो गोरखनाथ आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। तो नाथ पंथ के प्रवर्तक थे गोरखनाथ। गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ। ठीक है, और फिर है आपका शब्दी के रचनाकार कौन है? गोरखनाथ। गोरखनाथ की रचना शब्दी है। और नाथ साहित्य की जो भाषा थी वो थी जनभाषा। ठीक है, पहुँचते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसकी साधना पद्धति हठ योग के नाम से जानी जाती है? तो नाथ संप्रदाय की जो साधना पद्धति है वो हठ योग पर विशेष बल दिया गया है। अब बात करते हैं अमीर खुसरो प्राचीन इतिहास में काफ़ी अच्छा काम वीरगाथा काल में इनका रहा है। तो अमीर खुसरो किस काल के कवि थे? तो ये वीरगाथा काल के कवि थे। ठीक है, इसी में अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? तो एटा पटियाली। ठीक है, एटा हमारा कहाँ का? उत्तर प्रदेश का जिला है, वहाँ इनका जन्म हुआ है। अमीर खुसरो ने किस भाषा में रचनाएं की? तो इन्होंने खड़ी बोली में रचना की, क्योंकि एटा इटावा मैन की तरफ जो भाषा है वो खड़ी बोली जाती है। खड़ी बोली का प्रथम हिंदी कवि किसको माना गया था? अमीर खुसरो। यानी खड़ी बोली का अगर बात की जाए, पूछा जाए कि प्रथम कवि कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। फिर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है मुकरियाँ एवं सहेलियाँ किसने लिखी हैं? तो अमीर खुसरो रचनाएँ हैं ये। अमीर खुसरो की मृत्यु कब होती है? तो संवत
1824 में अमीर खुसरो की मृत्यु होती है। सूरदास जी की बात कर लेते हैं। सब जानते हैं सूरदास जी किसके उपासक हैं, कृष्ण भक्ति काव्यधारा के नहीं, श्री कृष्ण जी के उपासक हैं। तब भी फिर भी देख लेते हैं सूरदास जी का किससे समुदाय से संबंध था। तो यहाँ पर आपका आंसर मिलेगा कि जो वाह है निम्बार्क, इससे इनका संबंध है, यानी कि निम्बार्क संप्रदाय से। अगला क्वेश्चन आपका है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। तो आप जानते हैं तुलसीदास हैं। तुलसीदास की रचना कौन सी है, रामचरितमानस है। रामचरित में कितने खंड हैं, ये रामचरितमानस जो कितने खंडों में विभाजित है, कितने अध्याय हैं, तो आपके साथ हैं। तुलसी के रामचरितमानस भाषा किस भाषा में लिखी गई है, तो ये भी लिखी गई है आपकी ब्रज भाषा में, सॉरी अवधी भाषा में लिखी गई है। रामचरितमानस का काव्य रूप क्या है, तो ये महाकाव्य कहलाता है, महाकाव्य के रूप में रचना की गई है। विनय पत्रिका तुलसीदास की रचना है। ठीक है, अगला विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई, ये ब्रज भाषा में है, यानी रामचरितमानस अवधी भाषा में है और जो विनय पत्रिका है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे, तो ये इन्होंने श्री राम को माना। तुलसी की भक्ति किस भाव की थी, तो दास से भाव की थी। साम्यवादी कवि के रूप में कौन सा कवि प्रसिद्ध है, तो तुलसीदास प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन आप देख देते हैं, हिंदी में लोकनायक कवि के नाम से किसको जाना जाता है, तो तुलसीदास को जाना जाता है। आइए बात कर लेते हैं कबीरदास जी की। कबीरदास जी किस काव्यधारा के थे, ये संत काव्यधारा के थे। ठीक है, तो कबीर निर्गुण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। तो निर्गुण भक्ति में कौन सी आती है, ज्ञान मार्गी शाखा। निर्गुण भक्ति की जो काव्यधारा है उसकी दो शाखाएं हैं, एक ज्ञान मार्गी और दूसरी प्रेम मार्गी, तो ये ज्ञान मार्गी के उपासक थे। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ, तो संवत 1455 में। कबीर जी के गुरु का नाम था रामानंद जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। कबीरदास द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा, बीजक। यानी बीजक जो ग्रंथ है वो काफ़ी चर्चित है और कबीरदास जी का बहुत ही फेमस ग्रंथ है। अब बात करते हैं साखी। साखी की रचना किसने की है, तो ये भी कबीरदास जी की रचना है साखी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कबीर ने किस भाषा का प्रयोग किया है, तो कबीर जी ने सदुपुड़ी भाषा का प्रयोग किया है। मसी कागज छुओ नहीं, कलम गो नहीं हाथ, ये कवि है, तो ये किसकी रचना है, किसकी लाइन है, तो कबीरदास जी की है। कबीर को वाणी का डिटेक्टर कहा गया, तो किसने कहा, उनको आचार्य हरियाई प्रसाद द्विवेदी ने कवि को वाणी का डिटेक्टर कहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, कबीर की साखियाँ किस छंद में लिखी गई हैं, तो उन्होंने दोहा छंद को अपनाया है। छंद में आपका क्या है, ये तरीका पूछा गया, जैसे सोरठा ये भी छंद है, दोहा भी छंद है, चौपाई भी छंद है, कुंडलियाँ भी हैं, तो ये प्रकार हैं इसके छंद के, सोरठा, दोहा, चौपाई और कुंडलियाँ। बाह्याडंबर का विरोध किसने किया था, कबीरदास जी ने किया है। गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया है, तो कबीरदास जी ने दिया है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन रहस्य कवि हैं, तो रहस्य कवि किस कौन है, तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं। कबीर जी का देहांत सन 1575 संवत में हुआ था। अब बात करते हैं कबीरदास जी की मृत्यु के स्थान के बारे में, तो इनकी मृत्यु हुई थी वो मगहर में हुई थी। ठीक है, इन्हें सुना था कि काशी में मरने से मोक्ष मिलता है, तो ये मगहर चले गए। जायसी जो किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल कवि थे, काफ़ी काफ़ी फेमस कवि हैं, प्रसिद्ध हैं। जायसी किस परंपरा से जुड़े हुए थे, तो सूफी संत काव्य से जुड़े हुए थे। जायसी का जो प्रसिद्ध जो ग्रंथ है या महाकाव्य है वो कौन सा है, तो वो है पद्मावत। ये रहा पद्मावत। पद्म रचयिता कौन है, जायसी हैं, वो इनका रचना, तो ये रचनाकार होंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मावत में कुल कितने खंड है, 57 खंडों में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका है, जायसी का पद्मावत की भाषा किसकी, अवधी भाषा में है। पद्मावत का नायक कौन था, तो रतनसेन थे। रतनसेन कहाँ के राजा थे, तो ये चित्तौड़ के राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी, तो ये सिंघलदीप की राजकुमारी थी। पद्मावत में परमात्मा का प्रतीक कौन है, तो पद्मावती। यदि पद्मावत में जो परमात्मा का प्रतीक माना गया तो वो पद्मावती यानी रानी पद्मावती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, कवि प्रिय किस कवि की रचना है, तो केशवदास जी की है। किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है, तो केशवदास की रचना बहुत कठिन है। हृदयहीन कवि किसको माना गया है, केशवदास जी को माना गया है। भूषण बिनुना बिरजही
कविता प्रणीता मित्र जो पंक्ति है ये केशवदास जी की है। अगला क्वेश्चन है बिहारीलाल जी। तो बिहारीलाल जी हैं, बिहारीलाल किस कवि किस काल के रचना मतलब थे? तो ये रीतिकाल कवि के कवि थे। बिहारीलाल का किस वर्ग के कवि हैं? तो ये रीति सिद्ध कवि के बरी हैं, काव्यधारा के। अगला क्वेश्चन आपका है बिहारीलाल किस राजा के दरबारी कवि थे? तो राजा जयसिंह के थे ये। बिहारी रचना का क्या नाम है? तो बिहारी सतसई। बिहारी सतसई रचना ही एक ऐसी है, इन्होंने सिर्फ एक रचना की है और इसी से ये फेमस हो गए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं बिहारी सतसई में दोहों की संख्या कितनी है? तो 713 दोहा हैं बिहारी सतसई में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। बिहारी सतसई की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा है। सतसैया के दोहरे जीव नावक के तीर, और देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो ये दोहे बहुत चर्चित मतलब पंक्ति है ये, तो ये बिहारी सतसई से ली गई है जो कि बिहारी जी की रचना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ लेना इसके लिए। अगला क्वेश्चन आपका है बिहारी ने किस भाषा में काव्य रचना की है? तो ब्रजभाषा में। ठीक है, बिहारी जी ने शैली का कौन सा प्रयोग किया? तो मुक्त शैली यूज़ की इन्होंने है। बिहारी ने मुख्य रूप से किस छंद को अपनाया? तो उस दोहा को अपनाया है। अब आ गया यहाँ पर, देखो लाइन पढ़ दी थी मैंने, उसकी अगली लाइन यहाँ आ गई है। देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। तो क्या है, किस कवि ने इसके बारे में कहा गया है? तो तुलसीदास जी ने कहा, मतलब बिहारीलाल ने कहा है। प्रसिद्ध कवि गागर में सागर। ठीक है, तो कौन है? बिहारीलाल। यानी बिहारीलाल की जो रचनाएं हैं, जो कार्य है हिंदी काव्य का, बहुत छोटा है, लेकिन गागर में सागर भर दिया है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए। तो ये रचना, ये पंक्ति किसकी है? संबंधित है, तो बिहारीलाल जी संबंधित है। शेष क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप देखिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा।